जी सर, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। क्या विषय है, क्या उद्देश्य है? वेल फ्रेंड्स, मैंने आपको एक विशेष सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एनआईटी कुरुक्षेत्र में बुलाया है, जिसका मैं आपको डिटेल वाइज विवरण दूंगा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं असिस्टेंट सिलेक्शन ग्रेड 1 ग्रुप बी क्लास 2 नॉन गजेटेड ऑफिसर एनआईटी कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फ़िलहाल कार्य कर रहा हूँ। मैंने इस संस्थान को अप्रैल 1997 में ज्वाइन किया था और उस टाइम मेरा जो डेजिग्नेशन था वो स्टेनोग्राफर जूनियर स्केल था। अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं था गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और वो पोस्ट मेरी जो थी वो परमानेंट नेचर की पोस्ट थी, लेकिन संस्थान ने मुझे कंसोलिडेटेड सैलरी के ऊपर रखा 3000 रुपये में, और उसका जो प्रॉपर पे स्केल था उस टाइम का 1200 से 2040 का था। मुझे बहुत लॉस हुआ। मैं दिल्ली से शानदार जॉब छोड़ करके आया था इंडस्ट्री से, लेकिन मैंने बियर किया कि 1998 में इंस्टीट्यूट के अंदर फिर कुछ परमानेंट वैकेंसी निकली। मैंने क्लैरिकल पोस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर जूनियर पोस्ट के लिए प्रॉपर पे स्केल के लिए फिर compete किया, और मैंने दोनों में ही सक्सेस हुआ, मैं सफलता हासिल की। लेकिन मुझे क्लैरिकल पोस्ट दी गई। मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे मेरे परिवार के। मैं दिल्ली से जोड़ छोड़ करके आया था। ये चलता रहा इंस्टीट्यूट में। अगेन फिर 2005 में कुछ ऐसी पोस्ट निकली जिनके ऊपर भारत सरकार ने परमानेंट के ऊपर तो बैन लगा रखा था, लेकिन वो प्रॉपर पे स्केल की थी। मैंने फिर उस प्रॉपर पे स्केल की पोस्ट के लिए क्लैरिकल की पोस्ट के ऊपर रहते हुए वो लियन जिसको बोलते हैं कि लियन के बिहाफ के ऊपर आप एक ग्रेड ऊपर जा सकते हो, मैंने स्टेनोग्राफर का फिर टेस्ट कंप्लीट किया और मैं फिर अगेन 2005 में स्टेनोग्राफर जूनियर बन गया। वो भी मेरा 1200 से 2040 का स्केल था। मुझे उसके तहत 24वां ग्रेड पे मिला, जो नई पे स्केल के तहत आता 2006 में। वो पोस्ट भी हमारी 3 साल के लिए थी, बट वो लाइकली टू बी परमानेंट थी, और मेरे प्रशासन ने उसको भी मेरे साथ राजनीति करते हुए हमारे को 2009 में फिर रिवर्ट कर दिया। मैं वापसी फिर क्लैरिकल की पोजीशन पे आ गया। हर आईआईटी और एनआईटी का एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ये फैसला लिया, क्योंकि ये परमानेंट पोस्टें हैं और परमानेंट पोस्टें और वैकेंट पोस्टों के अगेंस्ट उन्होंने काम किया है, 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा इनके इंटरव्यू किए जाएं, और जिन लोगों ने इनके ऊपर काम किया है वो मेरे अलावा 8 लोग और थे, उनको ड्यू वेटेज दिया जाए। मैंने भारत सरकार से गुजारिश की और अपने संस्थान के जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर थे उनसे संपर्क किया, और वो हमारा इंटरव्यू होने वाला था, जिससे हमारा जो पिछला करियर स्पॉइल हो गया था वो हमारे को उसका हक मिल जाता। लेकिन संस्थान के उस टाइम के निदेशक और हमारे प्रशासन ने राजनीति करते हुए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के बावजूद, जिसमें बोर्ड के अंदर भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी अवेलेबल थे और भारत सरकार के आईएफडी डिवीजन के जो इंटरनल फाइनेंस डिवीजन है उसके भी आईएएस ऑफिसर अवेलेबल थे। उनकी रिकमेंडेशन मेरे पास में है, बोर्ड की मिनट्स मेरे पास में है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होने दिया गया। उसकी मार हमें आज तक भी पड़ रही है। वो इंटरव्यू ना होने की वजह से मैंने तंग आकर के, मेरी वाइफ ने उस टाइम की जो भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर थी, उस टाइम भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री को एमएचआरडी बोला जाता था, उनसे अप्रोच की थ्रू उस टाइम के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड टूरिज्म थे डॉक्टर महेश शर्मा, उन्होंने मैडम स्मृति ईरानी को लिखा कि आप इनको न्याय दिलवाइए। वहाँ से लेटर आया और इन्होंने उसका जवाब दिया। ये 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ कि मैटर इज अंडर प्रोसेस। ये सब चलते चलते मुझे उसका न्याय नहीं मिला। मैंने तंग आ करके हमारे जो न्याय का जो दरवाज़ा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसकी एक रिट लगाई। उसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास हुआ
उस स्पीकिंग ऑर्डर में साफ लिखा कि इसको आप इसके बावजूद में ये कोई ना हमारे पास में अपील करेंगे ना कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे, आप इसको इनका जो 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 इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस, इसको सॉर्ट आउट करिए। हमारे संस्थान का जो प्रशासन है उसने उसको भी ये कहते हुए जवाब दिया स्पीकिंग ऑर्डर के रिप्लाई में कि मैटर इज अंडर प्रोसेस। तो मुझे बहुत मतलब पीड़ा है इस बात को लेकर के कि वो सालों साल तक मैटर इज अंडर प्रोसेस, भारत सरकार से अपील की तब भी मैटर इज अंडर प्रोसेस। तो भारत सरकार को भी झूठ बोला गया यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, खासकर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जो न्याय का दरवाजा है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में, उसमें भी झूठ बोला गया मैटर इज अंडर प्रोसेस। मैं आपको उसके कागजात दिखाऊंगा। ये चलते चलते 2020 के अंदर हमारी प्रमोशन हो जाती है। वो प्रमोशन हमारी होती है, उसमें मुझे 42वां ग्रेड पे मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जैसे भी हमारा इंस्टीट्यूट REC कुरुक्षेत्र था, वो 2002 में NIT बना। NIT बनते बनते 2009-10 में आकर के भारत सरकार ने ये सोचा कि जितने भी देश में NIT हैं सबका एक पे स्ट्रक्चर बने। वो पे स्ट्रक्चर के अंदर सबके पे और डेजिनेशन एक समान हो। किसी NIT में टेक्नीशियन का पे डेजिनेशन था, किसी NIT में टेक्निकल असिस्टेंट का डेजिनेशन था, किसी NITs में मिनिस्ट्रियल जो स्टाफ थे उनका डेजिनेशन स्टेनोग्राफर था, किसी में स्टेनोग्राफर सिलेक्शन ग्रेड था। ऐसे करके थे, वो सारे डेजिनेशन डिफर कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि आप एक मैपिंग ऑफ डेजिनेशन करिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के NIT हैं सबके डेजिनेशन एक जैसे हों और सबकी पे अनूवलिस दूर हो जाए। मेरे संस्थान ने भी उन आदेशों को लागू किया, लेकिन उन आदेशों को अपनी मनमर्जी से तोड़ मरोड़ के लागू किया। 2012-13 में उस मैपिंग ऑफ डेजिनेशन और रीस्ट्रक्चरिंग जिसको बोला जाता है, उसकी रिपोर्ट को असलियत रूप में लागू करने की बजाय उन्होंने अपने नियर एंड डियर को गलत तरीके से प्रमोशन दे दी। गलत तरीके से कुछ लोगों को 2-2, 3-3 स्टेप हायर दे दिए, लेकिन मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला जो मुझे जायज़ बेनिफिट मिलना चाहिए था। मैं संस्थान को अनेकों बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी, और मैंने अपना नया संगठन बनाया था उसका सर्वेसर्वा के तौर पे भी, और अभी भी मैं अपने संस्थान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जितने भी NITs हैं उनका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मुझे बड़ा पीड़ा हुई। ये पीड़ा के चलते चलते मैंने सारी कार्रवाई भारत सरकार को भी की और मैं हाई कोर्ट में भी गया। लेकिन ये सब चलते चलते प्रशासन की हिम्मत देखिए कि प्रशासन ना किसी रूल को मानता है ना किसी रेगुलेशन को मानता है। उस 2012-13 की रिस्ट्रक्चरिंग जो की थी NIT कुरुक्षेत्र ने, उसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा। ऑडिट ऑब्जेक्शन में साफ लिखा कि आपने गलत तरीके से इरेगुलरिटीज़ की हैं, जो कि आप जिसके अंदर की फाइनेंस का जो भारत सरकार को लॉस हुआ है आप उसको ठीक करिए, इस इरेगुलरिटीज़ को ठीक करिए, जो अनियमितता है इसको ठीक करिए, जिन लोगों का आपने गलत दिया है उनका आप अपना वापस लीजिए। लेकिन हमारे संस्थान के प्रशासन ने 12-13 के ऑडिट पेरे को 2019-20 तक भी ठीक नहीं किया। 19-20 में जब हमारी दोबारा नई रिक्रूटमेंट हुई उसके तहत हमने प्रशासन से ऑब्जेक्ट किया कि ये लोग जो नए आएंगे ये हमारे से सीनियर बन जाएंगे, आप हमारी प्रमोशन पहले करिए। हमारी प्रमोशन तो की उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर पहले दे दिए, जिससे हमारी सीनियरिटी लूज होगी। ये सब चलते चलते मेरे संस्थान के एक कर्मचारी ने, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ने, उस ऑडिट की भी कंप्लेंट की, उस ऑडिट ऑफिसर की भी कंप्लेंट की, जिन्होंने उस 2012-13 को 2019-20 में आकर के ठीक करने की कोशिश की। उसकी कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर स्पेशल ऑडिट इंक्वायरी हुई। उस स्पेशल ऑडिट इंक्वायरी के पेपर मैं आपको दिखाऊंगा। 2012-13 के ऑडिट का पैरा भी आपको लगा हुआ दिखाऊंगा, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है। 19-20 की उस इंक्वायरी के अंदर साफ लिखा गया कि आपने इस संस्थान के 35 कर्मचारियों को गलत तरीके से 2-2, 3-3 बार प्रमोशन दे रखी हैं, और ये गलत है। और जिन लोगों को जायज़ बनता आपने उनका जायज़ भी नहीं दिया। तो ये मेरा इशू था। इसी के चलते चलते मैंने संस्थान में 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ। पहले संस्थान में मैंने अपने जो उस टाइम के प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर NP मेहता, उनके साथ कार्य किया, और बड़ी शानदार मेरी ACR लिखी हुई है। मैं आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज हूँ। 2012-13 में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड मिला संस्थान की तरफ से। फिर 2012-13 में
मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने रिवार्ड दिया मेरी कमेंडेबल सर्विसेज के ऊपर। फिर 2017-18 में मुझे संस्थान ने फिर बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड दिया, और 2020-21 में मेरे डीन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ने मुझे स्पेशल रिवार्ड दिया कि आप मेरी कमेंडेबल सर्विसेज के ऊपर मुझे अप्रिसिएशन दी। और ये सब चलते चलते 2018 के अंदर मेरे को भारत सरकार का 2014 के अंदर भारत सरकार का जो एक विभाग है विदेश मंत्रालय का, उसके अंदर सारे कंट्री आते हैं। उस सारे कंट्री के बच्चों को मैंने डील विद किया है। उस डील विद करने के बिहाफ के ऊपर करने के बिहाफ के ऊपर मेरी आउटस्टैंडिंग सर्विस के बिहाफ के ऊपर ये सब संस्थान में मेरे साथ चलते चलते मैंने आपको बताया कि मुझे 2012-13 का बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड मिला, कमेंडेबल जो मैंने सर्विसेज दी संस्थान को। उसके बावजूद मुझे 2013 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का रिवार्ड मिला कि मैंने SC/ST के बच्चों को जो हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है उसके प्रपोजल को टाइमली भेजा, और मैक्सिमम स्कॉलरशिप मैंने करीब 1,74,00,000 रुपये अपने दौरान संस्थान को स्कॉलरशिप दिलवाया। और ऐसे ही 2014 में भारत सरकार का क्या एक मंत्रालय है विदेश मंत्रालय, उसके तहत सारे कंट्री के जो बच्चे आते हैं जिसको विदेश मंत्रालय डील करता है उनको मैंने डील विद किया एकेडमिक सेशन में रहते हुए। तो मुझे वहाँ से भी मेरी कमेंडेबल सर्विसेज के बिहाफ के ऊपर अप्रिसिएशन मिला। 2017-18 में मुझे फिर मैंने जैसे बताया कि फिर कमेंडेबल सर्विसेज के बिहाफ के ऊपर संस्थान ने मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड दिया। 2020-21 में मेरे संस्थान के डीन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ने मुझे मेरी सॉलिड कमिटमेंट और मेरी जो प्लेसमेंट की जो मेरा विभाग था उसको मैंने बखूबी से चलाया, और कोरोना के दौरान जो मैंने अपनी सर्विसेज दी उसको सराहना करते हुए मुझे फिर अप्रिशिएट किया और मुझे एक अप्रिसिएशन लेटर दिया। ये सब चलते चलते अचानक ये जो पीड़ा मुझे हुई, अचानक मुझे दिसंबर 2022 में शनिवार के दिन प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से जो संस्थान की बैकबोन है अचानक रात को ट्रांसफ़र कर दिया गया निदेशक महोदय ने, सिर्फ पर्सनल खुंदकबाजी की वजह से। और उसमें अंदर कुछ डीन भी इन्वॉल्व थे जो अपनी उस डिपार्टमेंट के ऊपर गलत तरीके से कार्य करवाना चाहते थे, जो मुझे मंजूर नहीं थे। मैंने संस्थान की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाध्यताओं को देखते हुए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, जहाँ पे एज पर रूल मेरा कोई डेजिग्नेशन ही नहीं बनता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। संस्थान का 2 बार का आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का रिवार्ड एम्प्लॉइज, भारत सरकार की विदेश मंत्रालय का रिवार्ड एम्प्लॉइज, और मेरे डीन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल का रिवार्डी एम्प्लॉय, और जो इस संस्थान के निदेशक के साथ में बहुत शानदार अपनी सर्विसेज दे चुका है, जिसकी ACR के अंदर भी आउटस्टैंडिंग एंड प्रॉम्प्ट जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, उसको मेरे संस्थान ने इस तरह से हरास किया। इस हरास के कारण ही मुझे सदमा पहुंचा और मुझे हार्ट अटैक हुआ। मैं आपको ये जितने भी कागज़ हैं सारे कागज़ दिखाऊंगा। मैंने बताया कि आपको कि हमारी जो 2012-13 में जो ऑडिट हुआ था उसके ऊपर ऑडिट पैरा, हमारी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी उसके ऊपर ऑडिट पैरा लगा। उस ऑडिट पैरे के ऊपर ही भारत सरकार के आदेशों के तहत में अगली कार्रवाई हुई, और CAG के ऊपर भी इंक्वायरी बैठी। CAG की स्पेशल टीम ने उसको उस ऑडिट पैरे को कहा कि ये बिल्कुल जायज़ है, और उन्होंने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा कि ये दिस पैरा इज़ नॉट फिट फॉर सेटलमेंट, और उसमें 35 लोगों के नाम उन्होंने नामजद किए। ये नामजद किए कि आप इनसे रिकवरी करिए और इनकी जो दूसरे लोगों की जो पे एनोमलीज हैं उनको ठीक करिए। लेकिन उसको भी पूरी तरह से प्रशासन ने नल एंड वाइज करते हुए उसको बगैर ठीक किए हुए जिन लोगों का हक मारा गया था उनको कोई हक नहीं दिया गया। दोबारा फिर अभी फरवरी के महीने में प्रमोशन कर दी गई, और वो भी गलत तरीके से प्रमोशन कर दी गई। मैं कहता हूँ ऐसा मैंने कभी अपनी 35 साल की नौकरी में कहीं नहीं देखा कि जो संस्थान CAG की बात को नहीं मानता हो,
जो संस्थान भारत सरकार के आदेशों को नहीं मानता हो, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, और मैं इसकी जो कंप्लेंट है मैं अपनी वाइफ के थ्रू भारत सरकार के मंत्री महोदय के पास भी करवा रहा हूँ। और मैं इस जो मुझे पीड़ा पहुंची है, जो मेरे को एक लाइफ लॉस की तरह से मुझे हार्ट अटैक हुआ है, जिसका सदमा मुझे पहुंचा कि मेरे जैसे व्यक्ति जो अपने संस्थान को सब कुछ दिया, जिसने जो भारत सरकार के मंत्रालय में जा करके जब 2006 में यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन लगा हुआ था, उसके लिए बैन खुलवा करके लेके आता है, अपने संस्थान के कर्मचारियों की प्रमोशन कराता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराता है, और अपने संस्थान के कर्मचारियों को, टेक्निकल स्टाफ को लैपटॉप तक दिलवाता है जो कि फैकल्टी को भी नहीं मिलते थे, और अपने संस्थान के उन कर्मचारियों को लाइन ऑफ प्रमोशन में डलवाता है जिनकी लाइन ऑफ प्रमोशन भी नहीं थी। वो कर्मचारी थे स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेल में, और उनको मैंने 42-46 ग्रेड पे तक पहुंचाया। तो इस तरह से प्रताड़ित करना, कम से कम मेरे बाद में कोई भी अगर कोई भी संस्थान का कर्मचारी अगर एसोसिएशन में रिप्रेजेंट करता है तो उसको ये प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। और मेरे इन शब्दों के तहत भारत सरकार उन अधिकारियों को ऊपर एक रूल के तहत में तुरंत जायज़ कार्रवाई करे जिससे संस्थान बर्बाद हो रहा है। मेरे संस्थान की रैंकिंग गिर रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि संस्थान के 3 पिलर होते हैं। पहला पिलर होता है प्रशासन को कैसे चलाया जाए। मेरे संस्थान के अंदर पिछले 12 साल से परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है। यहाँ पे 3 साल से चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं है। जो भी निदेशक महोदय आते हैं उनको एकेडमी की जानकारी तो होती है, प्रशासन की जानकारी नहीं होती। कोई भी संस्थान, कोई भी यूनिवर्सिटी बगैर रजिस्ट्रार के रन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे पिछले 12-13 साल से कोई परमानेंट रजिस्ट्रार नहीं है। जो इंस्टीट्यूट के अंदर रिच एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनकी महारत है, उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मेरी अंत में यही गुजारिश है कि मेरे जैसे उन साथियों को न्याय मिले, मुझे भी न्याय मिले, और इस तरह की जो वायलेशन ऑफ रूल है वो किसी भी भारत सरकार के संस्थान के अंदर ना होए। और भारत सरकार जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए बनाती है। इसी भारत सरकार की बदनामी भी हो रही है, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर कोई चेक नहीं है। डायरेक्टर खुद चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं। तो मैं भारत सरकार से चाहूँगा कि ऐसे डायरेक्टरों के ऊपर चेक रखे और परमानेंट जो रजिस्ट्रार हैं हर संस्थान में लेकर के आए, जिससे भारत सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को लगे परफॉर्मेंस हो रही है। ये देश का इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। हम पूरे संसार के लिए टॉप क्लास इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। हमारे संस्थान के इंजीनियर देशों और विदेशों में काम करते हैं। जब हमारे पास में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में आज के दौरान सिर्फ 1 परमानेंट एम्प्लॉई है, जबकि मेरे उस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 8 लोगों की है, जिसमें परमानेंट 8 लोग होने चाहिए। तो वो कैसे संस्थान तरक्की करेगा? अगर इस तरह की भेदभाव बढ़ता जाएगा, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी रीजन के मुझे रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे ट्रांसफर की पीड़ा नहीं है, लेकिन मेरी वहां कोई पोस्ट ही नहीं है। इस पीड़ा के तहत मैं इसको अनहोनी ही कहूंगा कि मेरे जैसे व्यक्ति को इस तरह हरास किया गया। तो मेरी वाइफ इसके लिए भारत सरकार के वहाँ पे मंत्रालय में भी गुजारिश लगाएगी और देश की राष्ट्रपति को भी गुजारिश लगाएगी। तो ये मेरी आपसे विनती है कि मेरे शब्दों को भारत सरकार तक पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे आपने बताया कि इतने लगभग 25 सालों से आप एनआईटी संस्थान में कार्यरत हैं, इतना आपकी अनदेखी हुई या शोषण हुआ जिसके कारण आपके मन में एक रोष है, नाराजगी है, क्या इस विषय को लेकर आपने संस्थान के अधिकारियों से मुलाकात की, अपना पक्ष रखा? मैंने बार बार पक्ष रखा। मैं उसका एक कागज आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये भी कहा भारत सरकार को कि सुनवाई नहीं हुई। हाँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको एक कागज दिखाना चाहता हूँ। मैंने 11/12/2019 को लिखा है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने अगर मेरी समस्याओं का समाधान नहीं किया और इसको ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं किया तो मैं भारत सरकार के मंत्रालय को लिखने के लिए बाधित होऊंगा। मैंने आरटीआई में मांगा, आज तक मुझे इस आरटीआई का जवाब नहीं मिला। मैंने दोबारा फिर 18/4/2003 को फिर ये जवाब लिखा और मैंने इसके ऊपर फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को लिखा। फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी को लिखने के बाद में कोई जगह नहीं बचती है, तब मैं जाकर के आपके पास, चैनलों के पास में आया। जैसे आप जिस अनदेखी का शिकार आप हैं, आपकी तरह और भी कोई कर्मचारी होंगे, कई कर्मचारी होंगे। कम से कम मेरे संस्थान में 60 से 65 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिनको समय पर उनकी प्रमोशन नहीं मिली और जिन लोगों को 2012-13 में गलत मिली थी उनको 2022-23 में भी, अभी 22-23 में भी गलत तरीके से प्रमोशन दी गई। जबकि ऑडिट कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि ऑडिट पैरा लगा हुआ था और बोर्ड ने भी ये कहा था कि अगली प्रमोशन जब होएगी
जब आप इसको आप सेटलमेंट कर लेंगे, इसमें सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखा हुआ है, मैंने आपको इसमें राउंड जैसे करके आपने दिखा हुआ। खुद बताया कि लगभग 60-65 कर्मचारी और भी हैं ऐसे। हाँ, जिस प्रकार की आवाज आपने उठाई है, क्या वो सभी कर्मचारी एक मंच पर आकर आवाज नहीं उठा रहे? बराबर आवाजें उठाते हैं, एजिटेशन करते हैं, उनको किसी की सुनवाई नहीं झूठा आश्वासन दिया जाता है, उनको कोई सुनवाई नहीं होती। हर डायरेक्टर अपनी चेयर को सेव करना चाहता है, अपनी स्किन को बचाना चाहता है। पिछले डायरेक्टर आए, उन्होंने सोचा कि इसे पिछले वाला डायरेक्टर करके गया है, मैं किसी गर्दन क्यों काटूं। लेकिन जो गवर्नमेंट कहती है, रूल कहता है, मैं नहीं कहता, रूल में अगर किसी ने गवर्नमेंट का गलत पैसा लिया तो वापसी देना ही देना पड़ेगा, ये रूल कहता है। तो प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं प्रशासन और सरकार से ये मांग करता हूं कि जितने भी कर्मचारी मेरे तरह से सफरर हैं, उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो तुरंत सॉर्ट आउट होए और उनकी जो प्रमोशन वो टाइमली मिले। थैंक यू।